बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। पिछले लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले जो वीडियो शेयर की गई थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दैट वाज बेसिकली व्हाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड। आज हम उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं और हम देखते हैं कि विच टाइप्स ऑफ हर्डल्स डेमोक्रेसी फेस इन हिस्ट्री। बेसिकली डेमोक्रेसी इज नॉट ग्रांटेड, it was basically conquered from different class like elite class, business class, bourgeois, उनसे हासिल की गई। हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिस्कस कर दूं तो उसके अंदर कार्ल मार्क्स साहब ने बेसिकली सोसाइटी की 3 क्लासेस को डिस्क्राइब किया था। वन वाज ओल्डेड अरिस्टोक्रेसी, ओल्ड लैंड फॉर्म भी कहा जाता है, लैंड लॉर्ड भी कहा जाता है। सेकेंड क्लास वाज बोर्जवा, बोर्जवा वाज एलीट क्लास विच हैज़ इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। और थर्ड वाज द प्रोलेटारिएट क्लास, द वर्किंग क्लास। इससे फिर आगे पोस्ट ब्रेग्जिट के अंदर मिस्टर मोरे साहब ने एक नई बात की। उन्होंने कहा नो, देयर इज नॉट अ थ्री क्लास, देयर आर नॉट अ थ्री क्लासेस इन सोसाइटी, देयर आर 4 क्लासेस। उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स साहब ने अपनी थ्योरी के अंदर एक चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया, दैट वाज द पीजेंट एंड एग्रेरियन सोसाइटी विच आर लिविंग इन रूरल एरियाज। वो कहते थे मोरे साहब कि एलीट क्लास मैक्सिमम 2 to 3% है, वर्किंग क्लास 20 to 30% है। हाउ यू कैन इग्नोर 60% ऑफ पॉपुलेशन इन द सोसाइटी विच इज बेसिकली पीजेंट क्लास। Before 18th century, every European country was based on uneven agrarian society like Japan, China, Britain, Germany, France. These are all countries basically depend on unequal agrarian society in which landowners have the capacity to use the working class for their own sake. तो मोरे साहब ने कहा देयर आर बेसिकली 4 क्लासेस। वन इज ओल्ड लैंड ओनर्स, सेकेंड इज मिडिल क्लास, थर्ड इज बोर्जवा क्लास, फोर्थ इज पीजेंट क्लास प्लस वर्किंग क्लास। पीजेंट एंड वर्किंग क्लास को उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। मिडिल क्लास की इमर्जेंस कहाँ हुई? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती गई तो एक नई क्लास इमर्ज हुई जो सर्विस सेक्टर के साथ कनेक्टेड थी, जिनके अंदर एजुकेशनिस्ट थे, हेल्थ डॉक्टर रिलेटेड थे, इंजीनियर थे। ऐसी क्लास जो बेसिकली सर्विस रिलेटेड जॉब्स परफॉर्म कर रही थी सोसाइटी के लिए, दैट वाज मिडिल क्लास। तो मोरे साहब ने कहा बेसिकली 4 क्लासेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर। अब आगे हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसे तो नहीं थी कि हमने पिछले लेक्चर्स की एक और चीज़ भी रिपीट करता चलूँ तो उसमें कहा गया कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करने के लिए 2 चीज़ें थी। वन इज बेसिकली डेमोक्रेटिक आइडिया विच वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, एंड सेकेंड थिंग वाज रिसोर्स मोबिलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने इसका एक सर्कल पढ़ा था जिसको आप इस सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको एक बार पिछली वीडियो को लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। तो हमने उसका एक सर्कल पढ़ा था, इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल मोबिलाइजेशन होती है सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट किस्म की क्लासेस इमर्ज होती हैं, सर्विसेज मिलती हैं, मेंटली ग्रोथ होती है, एनालिटिकल ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल मोबिलाइजेशन होती है, सोशल मोबिलाइजेशन से पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होती हैं और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेवलप होती है।
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेवलप होने की वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होने की वजह से रूल ऑफ लॉ इंश्योर होता है सोसाइटी के अंदर, और जब रूल ऑफ लॉ सोसाइटी के अंदर इंश्योर होता है तो उससे एक इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड क्लियर स्टेट सोसाइटी में इमर्ज होती है। अब ये सारा प्रोसेस था, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज और देन डेमोक्रेसी इमर्ज होती है सोसाइटी के अंदर, तो ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें बेहतर होने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक हो गई। हम देखें 3 वेव्स ऑफ डेमोक्राइजेशन सोसाइटी के अंदर रही है। 1870, फिर आफ्टर वर्ल्ड वार 2, आफ्टर 1945 शॉर्ट वेव रही, उसके बाद आफ्टर 1970 लॉन्ग वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन थी, बिफोर 2011 अरब स्प्रिंग को भी हम अगले लेक्चर्स के अंदर, सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुई तो सोसाइटी के अंदर जितनी भी इलीट एंड बोर्जवा क्लास थी, दैट वाज रेजिस्टेंट टू द डेमोक्रेसी एंड रेजिस्टेंस टू द लिबरल डेमोक्रेसी फॉर द मिडिल क्लास एंड द पीजेंट क्लास। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि ये जो तीनों क्लासेस आप लेते हैं, अगर हम बोर्जवा क्लास, अगर कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग भी चलें, बोर्जवा क्लास दैट वाज द एलीट क्लास, मिडिल क्लास एंड थर्ड इज द वर्किंग एंड पीसेंट क्लास। तो जो एलीट क्लास थी वो कभी भी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं चाहती, ये चीज़ें समझ लें। जो एलीट क्लास है वो कंप्लीट डेमोक्रेसी की डिमांड कभी भी नहीं करती। दे ऑलवेज डिमांड अबाउट द रूल ऑफ लॉ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनकी लाइव्स, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी इंश्योर करती है। अच्छा, अगर हम मिडिल क्लास के ऊपर आए तो मिडिल क्लास बेसिकली डिमांड लिबरल डेमोक्रेसी, and liberal democracy is based on a rule of law and political participation, demand both things। अच्छा, इस हिसाब से अगर हम वर्किंग क्लास के ऊपर आए तो वर्किंग क्लास ऑलवेज डिमांड सोशलिज्म विच इज इन सोवियत यूनियन इन आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1970। और अगर हम फोर्थ पीजेंट क्लास के ऊपर आए तो पीजेंट क्लास कम्युनिज्म की डिमांड करती है, जो माओ ज़ेडुंग साहब ने चाइना, या आपने अब हम उसको वर्ल्ड बोलते हैं, डेवलप्ड चाइना जो है उसकी बेस के ऊपर जो है उन्होंने चाइना की फाउंडेशन रखी माओ ज़ेडुंग साहब ने, और वो पीजेंट क्लास के ऊपर था। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि यहाँ पे बात होती है कि डेमोक्रेसी की डिफरेंट फेजेस क्या क्या रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जॉन लॉक, जो पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने एक डिमांड दी, जो बात चली। जॉन लॉक साहब ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनाने हैं, फर्स्टली बेसिकली दे सोसाइटी एंड द एलीट क्लास, या आप कह सकते हैं द मेंबर ऑफ द सोसाइटी डेवलप अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर। उन्होंने एक जो सोसाइटी के मेंबर्स थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ, प्राइवेट सिक्योरिटी, लाइफ ऑफ सिक्योरिटी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बिकॉज दे वर कॉन्टिन्यूसली फेयर ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड देयर लाइव्स, और वो एक दूसरे से डरते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई, खुद अपनी एक गवर्नमेंट चूज की, और उस गवर्नमेंट के लिए उन्होंने जितने भी उनके नेचुरल राइट्स थे, नेचुरल राइट्स में क्या आता है, फ्रीडम आता है। नेचुरल राइट के अंदर आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर चीज़ की फ्रीडम आती है। तो क्या हुआ कि नेचुरल राइट्स जो सिटीजन्स थे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट करके गवर्नमेंट बनाई, उनके लिए अपने राइट्स सरेंडर किए। उस राइट सरेंडर करने के बदले में उन्होंने क्या डिमांड की कि हमें अपने पॉलिटिकल राइट्स, सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ आवर लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ आवर फैमिली, ये सारी हमें चाहिए।
और अगर कोई गवर्नमेंट इन तीन सारी चीज़ों को, जिसके लिए हमने अपने नेचुरल राइट्स को सरेंडर किया है, ये नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम वो उस गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे और एक नई गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो ये था जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर उन्होंने बात की, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एंड कंसेंट ऑफ गवर्नड वर एनिमेटेड प्रिंसिपल ऑफ ग्लोरियस एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन which was 1688 एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन एज वेल। तो इनका दोनों का एक बड़ा फेमस स्लोगन था, दैट वाज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्या कि अगर रिप्रेजेंटेशन मीन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी तो जो सिटीजन्स हैं वो टैक्स नहीं देंगे, और यहीं से यूनिवर्सल एंड अडल्ट सफ्रेज की बुनियाद पड़ी। इसी रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बेस के ऊपर इंग्लिश मैन की जो स्लोगन था वो चेंज किया गया, और क्या हुआ कि राइट ऑफ इंग्लिश मैन इज टू नेचुरल राइट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिफोर 1688 एंड ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर, सिर्फ जो वाइट इंग्लिश मैन थे उनको राइट्स दिए जाते थे। उन राइट्स के अंदर यूनिवर्सल सफ्रेज के राइट्स भी थे और बेसिक राइट्स भी थे, लॉज भी थे, कॉमन लॉज के राइट्स भी थे। बट जो निग्रोज थे, ब्लैक पीपल थे, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे। अब इससे क्या हुआ? इससे अब रूल ऑफ लॉ इंश्योर ग्लोरियस रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बेस बन गई। अब डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी क्या था कि जो भी मोनार्की गवर्नमेंट थी उसको लेजिटिमाइज किया जाता था। लेजिटिमाइज से यहाँ क्या मतलब निकलता है कि जो भी गवर्नमेंट थी वो कॉमन लॉज के अंडर आती थी और उनकी भी, मोनार्की की भी अकाउंटेबिलिटी होती थी। रूल ऑफ लॉ अराइव्ड मच अर्लियर देन डेमोक्रेसी। क्या हुआ कि कॉमन लॉज जो थे वो पहले मोनार्की या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स जो भी एप्लीकेबल थे जिस कंट्री के अंदर, उस पर अप्लाई किया गया और उनको कॉमन लॉज के, जो भी गवर्नमेंट थी, कॉमन लॉज के अंडर लेके आया गया। बट इक्वल एक्सेस टू लॉ अराइव्स विद कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पहले रूल ऑफ लॉ, कॉमन लॉ दिया गया और कॉमन लॉ के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जितनी भी गवर्नमेंट थी वो लेजिटिमाइज हो गई और अकाउंटेबल हो गई इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्रेंचाइज को। फ्रेंचाइज इज बेसिकली द जॉइंट वेंचर बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर क्या होता है? फ्रेंचाइजर होता है बेसिकली ओरिजिन ऑफ द बिजनेस। कि अगर किसी का कोई बिजनेस है और जो उसका ओरिजिनली और उसकी जो प्रोडक्ट है वो, अगर वो अपनी प्रोडक्ट सेल करता है तो वो फ्रेंचाइजर है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे नेशनल है, चाहे इंटरनेशनल है, और वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो अथॉरिटी लेता है या जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो जो बंदे हायर करता है या अपनी कंपनी की डिवीजन करता है, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। अब हुआ क्या कि थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन के बाद, आफ्टर 1970, all over the world political participation in political scenario will be increased। वो इंक्रीज हुआ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेवलप हुई। अब जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेवलप हुई तो उससे भी डेमोक्रेसी नहीं बढ़ी, उससे क्या हुआ कि उससे डेवलप हुआ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? इससे मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर्स, उस टाइम प्रॉपर उनको लेजिस्लेचर्स तो नहीं कहा जाता था, बट मोनार्क की कैबिनेट होती थी। इससे पहले इसको डिफरेंस समझ लें, इस 16th सेंचुरी से पहले जितने भी मोनार्क, किंगशिप या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती थी वो ऑल इन ऑल होती थी टू मेक ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजंस।
जिस तरह प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने बात की, प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की बात की, ऑल इन ऑल सब चीज़ों के अंदर था, अरिस्टोटल ने भी ऐसे ही बात की। उसके बाद मैकियावेली ने भी यही बात की कि एक प्रिंस होना चाहिए और वो जो है वो हर टाइप के डिसीजन जो है वो खुद करे। बट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि बेशक मोनार्क गवर्नमेंट है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, बट उनकी एक कैबिनेट है और जो भी डिसीजन किए जाते हैं वो कैबिनेट के अंदर करें, कैबिनेट की मशावरत से किया जाए। तो दैट इज बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ 1788 पे, 18th सेंचुरी में जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो स्ट्रक्चर हुआ, बट अभी भी डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर नहीं करवाई गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या था? एब्सोल्यूटिज्म था। एब्सोल्यूटिज्म मीन के अ सिंगल पर्सन हैज कंप्लीट पावर्स ऑफ द स्टेट। तो एब्सोल्यूटिज्म था और वो एब्सोल्यूटिज्म सिर्फ वेस्ट में नहीं था, वो ईस्ट में भी था। और रिपब्लिकन मतलब जो उसको कंप्लीट डेमोक्रेसी तो नहीं कहते थे, मतलब रिपब्लिकन जिसकी कैबिनेट होती थी वाज ओनली एग्जिस्ट इन स्विस कॉन्टिनेंट एंड अ जर्मन सिटीज। कुछ कंट्रीज थे जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज थी, जिनमें मोनार्की को लेजिटिमाइज किया गया। उनके अंदर कौन कौन से कंट्रीज थे? ब्रिटेन थे, नेदरलैंड था, बेल्जियम था, नॉर्वे था। उसके बाद सेकंड रेवोल्यूशन आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी का एक सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, दैट वाज कॉल्ड स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल इन 1848। ये लॉन्ग रोड टू डेमोक्रेसी के दो फेजेस रहे हैं। फर्स्ट फेज दैट वाज ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकंड फेज इज स्प्रिंग टाइम ऑफ द पीपल रेवोल्यूशन इन 1848। अब 1848 की जो रेवोल्यूशन थी ये शॉर्ट रेवोल्यूशन थी, बट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव रेवोल्यूशन इन द रोड मैप ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये चीज ये फेल कैसे हो? इफेक्टिव थी, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के रोड मैप के लिए इसने हेल्प भी किया, बट ये फिर भी फेल हो गई। अब इसके फेल होने की दो चीजें हैं। वन इज इनकम्प्लीट नेचर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज इमरजेंस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अगेन रिपीट, दो चीजें थी जो जिसने इन वेव्स को स्लो डाउन किया। दैट वाज फेलियर, एट सम एक्सटेंट फेलियर भी कह सकते हैं। दैट फर्स्ट इज इनकम्प्लीट नेचर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वाज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब कैसे कि इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, बिफोर वर्ल्ड वार, नियर अबाउट वर्ल्ड वार वन, two types of societies exist in bourgeois class. One is bourgeois, second is petty bourgeois. इसकी हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। अब bourgeois and petty bourgeois emerge with the spread of education, literacy, newspaper and public discussion. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो लैंडेड अरिस्टोक्रेटिक पर्सन्स थे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया और रिसोर्सेज को यूज़ करके वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करने लगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो लिटरेसी, एजुकेशन फैसिलिटी बेहतर हुई। लेकिन करंटली अभी भी डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अभी भी वेस्ट में और ईस्ट में तो कंप्लीटली, एंड वेस्ट में, मोस्ट वेस्ट के अंदर भी वो इलीगल काउंट होती थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अभी भी इलीगल कंसीडर क्यों होती थी? रूल ऑफ लॉ भी आ गया, किसी हद तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी हो गई, किसी हद तक पब्लिक डेवलपमेंट भी हो गई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो गई, बट पॉलिटिकल पार्टी स्टिल आर इलीगल।
तो इसकी सबसे बेसिक रीज़न ये थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली लाइक अ प्रेशर ग्रुप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए प्रेशर ग्रुप होती है। तो कोई भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मोनार्क गवर्नमेंट, चाहे मोनार्क गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज भी हो चुकी थी, बट फिर भी मोनार्कियल गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहती थी कि वो प्रेशर ग्रुप के अंडर आए, क्योंकि प्रेशर ग्रुप के अंडर प्रेशर ग्रुप बनेगा तो जो पब्लिक एंड सिटीजन्स थे वो उनको ज्वाइन करेंगे, और अगर वो उनको ज्वाइन कर गए और उनको कोई सिंगल प्लेटफॉर्म मिल गया तो अथॉरिटेरियन एंड की गवर्नमेंट के लिए एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिडिल क्लास अभी भी माइनॉरिटी समझा जाता था, बट मिडिल, और मसला ये था चीज़ों की, डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट ना होने की, दैट वाज जो मिडिल क्लास थे, जो लिबरल डेमोक्रेसी चाहती थी। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर टू एस्पेक्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ। जब ये दो चीज़ें चाहती थी तो ये भी दो चीज़ों के अंदर डिवाइड थी। वन इज अपर मिडिल क्लास, जो बोर्जवा एंड पैटी बोर्जवा के तर्ज के ऊपर था, प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ एंड राइट्स, और सेकंड लोअर मिडिल क्लास जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहती थी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेशनलिज्म था, इमरजेंस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जर्मनी के अंदर हुआ अंडर हिटलर साहब, उसके बाद मैसोलिनी ने किया, नेपोलियन साहब ने किया। इन सब कंट्रीज ने में आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, जिसकी वजह से भी डेमोक्रेसी इस इरा के अंदर डेवलप नहीं हो सकी। अच्छा अब हम चलते हैं कि इन दैट पीरियड बिफोर थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन बिफोर 1970 ऐसे क्या क्या आर्गूमेंट्स थे जो फिलोसफर सिटीजन्स देते थे अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। सबसे पहली तो जो आर्ग्यूमेंट देते थे वो जॉन स्टुअर्ट मिल, उनकी एक वर्क है द लिबर्टी, उसके अंदर वो कहते थे कि गवर्नमेंट वही लोग चला सकते हैं, वोट सिर्फ वही लोग लेने के हक में हकदार हैं जो टैक्स देते हैं। और टैक्स कौन देता है? लैंडेड अरिस्टोक्रेसी देती है, या बोर्जवा क्लास टैक्स देती है, और अपर एलीट क्लास देती है। तो वो कहते हैं कि बिकॉज जो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, वो कंट्री की इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट लेती है, और जो वर्किंग क्लास, पीजेंट क्लास, मिडिल क्लास है, वो कहते हैं, अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है, वो कहते हैं कि एलीट क्लास वोट लेगी मतलब कि रिप्रेजेंट करेगी, और जो मिडिल क्लास है वो वोट देगी। इसके अंदर पीजेंट एंड वर्किंग क्लास को जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जो अपर एलीट क्लास है वो टैक्स कंप्लीट देती है, जिसके ऊपर इकोनॉमी वर्कआउट करती है। जो मिडिल क्लास है वो भी कहीं ना कहीं टैक्स के अंदर टेक हिस्सा लेती है, बट जो पीजेंट एंड वर्किंग क्लास है वो टैक्स नहीं देती और कंट्री और स्टेट की इकॉनमी के अंदर हिस्सा नहीं लेती, इसीलिए वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर भी हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट जो है वो एडमंड बर्क साहब देते हैं। यहाँ पे एडमंड बर्क साहब क्या कहते हैं? एडमंड बर्क साहब का काफ़ी हद तक आइडिया जो है वो मुस्लिम स्कॉलर अलामा मोहम्मद इकबाल के साथ कहीं ना कहीं अटैच होता है। बोथ वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वन मैन वन वोट। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट इज मीन बाय वन मैन वन वोट। एडमंड साहब कहते हैं कि जितने भी वोटर्स हैं उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो एक जैसी नहीं होती। आप कभी भी एक एजुकेशनिस्ट पर्सन, एक इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल पर्सन को एक इलिटरेट पर्सन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देन हाउ यू may consider that
an intellectual person has also one vote and an illiterate person has also one vote. तो वो कहते हैं कि वन मैन वन वोट नहीं होना चाहिए। वोट की जो कैपेबिलिटी है, वोट का जो राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को होना चाहिए जिसको कंप्लीटली पता हो कि क्या चीज़ें बेहतर हैं और कैसे बेहतर नहीं हो सकती, कौन बेहतर काम कर रहा है एंड कौन जो है वो बेहतर काम नहीं कर रहा। उसके बाद वाल्टर साहब हैं। वाल्टर साहब भी मिली जुली जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं कि that working class cannot take part in corporate decisions, so they had no influence in parliament and among public opinion. उसके बाद कुछ कंजर्वेटिव इटालियन थिंकर्स भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि ओपन अप द फ्रेंचाइज को इंक्रीज करना, मतलब किसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो एक फ्रेंचाइजर हो गया और उस पॉलिटिकल पार्टीज को जितने भी लोग पॉलिटिक्स के लिए ज्वाइन करते हैं वो फ्रेंचाइजी हो गए। तो वो कहते हैं कि ओपन अप द फ्रेंचाइज सिंस ट्रू डेमोक्रेसी वाज इम्पॉसिबल टू अचीव बिकॉज एवरी रिजीम एट द एंड कंट्रोल बाय एलिट्स। और यही बात कार्ल मार्क्स जो है वो गवर्नेंस के अंदर और ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के अंदर भी करते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली ये जो ब्यूरोक्रेसी डेवलप की गई या डेमोक्रेसी डेवलप की गई है, कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं ये एलीट्स क्लास के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद मार्क एडवेंट साहब जो हैं वो एक बात करते हैं, ये बेसिकली सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे और ये कहते थे formal democracy and expanded franchise would not improve the lives of masses. It would simply preserve elite dominance in different forms. कार्ल मार्क्स साहब के ही आइडिया के ऊपर पोस्ट कार्ल मार्क्स का आइडिया देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक चीज़ को डिस्क्राइब करता चलूँ कि डेमोक्रेसी बेसिकली स्वॉर्ड विद टू शार्प एजेस। डेमोक्रेसी अच्छी है बट इट इज़ गुड फॉर इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज़। वो सोसाइटीज़ जिनकी मेंटली ग्रोथ हो चुकी है, डेमोक्रेसी उनके लिए अच्छी है। जो इनकैपेबल सोसाइटी है, इन दैट सोसाइटीज डेमोक्रेसी इज नियरली द पॉइजन। कैसे कि जो कंप्लीट सोसाइटी हैं, डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर उनको पता होता है, वो एक कंप्लीट सोसाइटी होते हैं और उस हिसाब से क्या होते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमें वो चीज़ें दी जाएं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। बट जो इनकॉम्पिटेंट सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर पॉपुलर आइडिया लिया जाता है। अब मैं यहाँ पे मैं चीज़ को एंड करता चलूँ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर पॉपुलर आइडिया के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है, उनके अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होती। मैं दूर की बात नहीं करता, अब अपने कंट्री की एग्जांपल ले लें। हमारे कंट्री की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ना होने की बहुत बड़ी वजह हमारी अपनी सोसाइटी है। मैं अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, मे भी कुछ लोग मेरे साथ इस चीज़ पे एग्री ना करें, बट एक क्लियर सी डिफाइन डेफिनेशन है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हम एक साइड पे एजुकेशन को ले लेते हैं एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव मैं एक साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लेता हूँ। हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर आपने एजुकेशन को बेहतर करना है तो वो एजुकेशन कभी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के 5 इयर्स के टेन्योर के अंदर कभी भी नहीं हो सकती। लॉन्ग टर्म प्लान वैसे भी जो होते हैं वो 5 इयर्स अबव के होते हैं, 10 इयर्स अबव के लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। अगर हम आज कोई इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होते और उसके जो बेनिफिट मिलने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाए। बट हमारी सोसाइटी 15 से 20 साल किसी भी रिजल्ट का वेट करने को तैयार ही नहीं है।
हमारी सोसाइटी को कोई भी बेनिफिट चाहिए वो विद इन द 5 ईयर चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो आफ्टर 1 ईयर इस चीज़ का मसला स्टार्ट हो जाता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो कोई भी, चाहे इकॉनमी बेहतर करनी है, चाहे एजुकेशन इम्प्रूव करनी है, चाहे हेल्थ इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है और दे आर बेसिकली लॉन्ग टर्म पॉलिसी। चाइना देखे लॉन्ग टर्म पॉलिसी एजुकेशन की ली, हेल्थ की लॉन्ग टर्म पॉलिसी ली। ब्रिटेन की देख लें, ब्रिटेन की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है पॉलिटिक्स की, यूएसए की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। बट हमें हमारा क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें पॉपुलर आइडिया लिया जाता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया जाता है विद इन द 2-3-4 ईयर्स, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जो है वो नेक्स्ट पॉलिटिकल मैनिफेस्टो डेवलप किया जाता है। क्लियर है? तो दैट इज के जो रोड ऑफ द डेमोक्रेसी था दैट वाज नॉट अ स्मूथ, दैट वाज वेरी टॉप्सी एंड टर्वी रोड। तो इस रोड के ऊपर डेमोक्रेसी को बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़े। तो इसलिए ये बात की जाती है कि डेमोक्रेसी इज नॉट बेसिकली अ ब्लेसिंग, it is conquered by the different classes in the different period of time। और मिस्टर एडम साहब भी यही बात करते हैं कि डेमोक्रेसी वाज देयरफॉर कन्क्वायर्ड रेदर देन ग्रांटेड। इसके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो इनबॉक्स में आकर पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट डेमोक्रेसी की सीरीज़ में अरब स्प्रिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।